I should say we derived Schrodinger equation. तो इसका डेरिवेशन के लिए मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फिर से। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वेव फंक्शन से। So we have started from the wave function. So that wave function psi, this is the function of x and t. This was actually equivalent to e component complex बनाने के लिए मैंने इसमें iota को multiply करते हुए omega t minus k x रखा. This was that original relation जो progressive wave के लिए हम use करते हैं. What additional term is just this minus I, this is iota, the complex term. इसके बाद इस ओमेगा और k इसको हम लोग फंडामेंटल फार्मूला के जरिए से एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में डिराइव किया था. So this omega was equal to E by h cross in k. This was equal to P by h cross. ये हमारे पास आया था और इस वैल्यू को पुट करके हमने psi की वैल्यू को निकाल लिया था. There was one constant a exponential of minus I by h cross. So this is Et minus Px. This is that equation. But this energy or P उस ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने इसको एनर्जी और मोमेंटम पे करना है. इसके बाद मैंने इसको एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और दो बार फिर मैंने इसको रखा था x के रेफरेंस में मैंने इसको डिराइव किया. और इसलिए क्योंकि t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करने से e का एक टर्म आता है और x के रेफरेंस में दो बार डिफरेंशिएट करने से हमारे पास p का टर्म आता है. और जो ओरिजिनल एनर्जी रिलेशन है दैट e is equal to ek plus u. This is kinetic energy, this is potential energy. So this E it is equal to P square by 2m plus u. इसके बाद मैंने दोनों साइड में psi का मल्टीप्लाई कर दिया था. तो दिस इज तो यहाँ पर एक एनर्जी E का टर्म है, यहाँ पर P square by 2m में P square का टर्म है. तो इससे मैंने P square psi E psi इससे मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश किया. उसके बाद फिर मैंने इसको पुट किया. पुट करने के बाद फिर मेरे पास ये रिलेशन आया था. That was h cross square upon 2m del square psi by del x square plus I h cross del psi by del d minus u psi. This is that energy term. बहुत सारे बुक्स में इसको आप रिप्लेस नहीं करते, सो एनर्जी के टर्म में डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं. और इसको रीअरेंज करने पर ये हमारे पास एक इक्वेशन आया था. That is del square psi by del x square plus 2m upon h cross square e minus u psi x equal to 0. ये वन डायमेंशनल है क्योंकि इसमें सिर्फ x वाला टर्म है. यदि हम इसको थ्री डायमेंशनली अगर करना चाहें तो थ्री डायमेंशनल केस में हमारे पास x वाला टर्म, y वाला टर्म और z वाला टर्म रहेगा. क्योंकि जब मैं वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी बता रहा था तो उस वेव फंक्शन मैंने कहा था कि दैट वेव फंक्शन psi इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ x y z इन t. दिस पोजीशन और टाइम का फंक्शन है. इसमें मैंने x y z तीनों को लिया था, हालांकि कैलकुलेशन के मैंने सिर्फ वन डायमेंशनल केस को कंसीडर किया था फॉर सेक ऑफ सिंपल कैलकुलेशन. सो दिस इज वन डायमेंशनल इक्वेशन एंड दिस इज थ्री डायमेंशनल इक्वेशन नोन एज Schrodinger's time dependent wave equation. अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं in order to get Schrodinger's time independent. टाइम इंडिपेंडेंट में टाइम वाले फैक्टर को मैं इसमें से बाहर करने वाला हूं. बहुत टिपिकल नहीं है. डेरिवेशन अगर कोई तुमको आता है टाइम डिपेंडेंट तो ये डेरिवेशन यहां तक करके छोड़ के जैसे मैंने असाइनमेंट में दिया. सर टाइम इंडिपेंडेंट यस सर ये इक्वेशन कौन से काम में आता है, मींस किस वर्क में आते हैं? चलिए अभी हम उसके एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, है ना. एक एप्लीकेशन अपन ये करेंगे और जब एक यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक यूनिट पढ़ाऊंगा तब भी मैं इसको यूज करूंगा. तो बहुत जगह इसके एप्लीकेशंस है जहां पर हम एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पर या किसी भी डिवाइस की मैकेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल या नैनोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं. क्योंकि तुम लोग जब सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करते हो या अगर कोई भाई कहीं पर भी हम लोग अगर कोई नैनो डिवाइस की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन से सारी चीज जो है, मैंने इवन स्टार्टिंग क्लासेस में जब हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे या फिजिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, उस समय मैंने इन चीज पे डिटेल से डिस्कस किया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाते हैं तो वहां पर जो भी फेनोमेना होता है वो क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना होता है. हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट, जो मैक्रो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो न्यूटोनियन फिजिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी है. लेकिन अगर कोई हम नैनो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे अगर कोई जाते हैं, सेमीकंडक्टिंग लेवल पे जाते हैं डिटेल से, तो हमें क्वांटम फिजिक्स की इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो वहां पर हम न्यूटन इक्वेशंस के बजाय हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं.
ये भी अपने आप में ओरिजिनल इक्वेशन है, जैसे फोर्स F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय A, या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, दैट मोमेंटम वो जो चेंज वाला जो रिलेशन है उसको अपने आप में ओरिजिनल इक्वेशन माना जाता है गिवन बाय न्यूटन। F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, ये अपने आप में फंडामेंटल एक रियल इक्वेशन है, इन्वेंटेड इक्वेशन है। तो ऐसी ये भी है, इसको और किसी से दूसरे से हम कोरिलेट ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये सब में अपना इंपॉर्टेंस है इन क्वांटम फिजिक्स। एक एप्लीकेशन हम देखेंगे, हम उसको कैसे लेंगे, और बाद में इसी चीज को सॉलिड फिजिक्स वाले यूज करेंगे, हम फिर से इसका यूज करेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये बार बार 2-3 बार लिखोगे तो ये तुमको याद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको टाइम इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, दिस इज टाइम डिपेंडेंट। So what I will do, first I will write Schrodinger's time dependent equation. The Schrodinger time dependent equation. That was मैं वन डायमेंशनली लिख रहा हूँ, del square psi by del x square plus 2m upon h cross square e minus u psi is equal to 0. This is Schrodinger's time dependent wave equation. यहाँ पर this psi मैंने कहा था कि इसको कैपिटल लिखने के लिए ऊपर और नीचे दोनों लाइन खींचने की जरूरत है। So this where wave function psi, it is the function of x and t. ये wave function psi, यहाँ पर मैंने x1 को लिया, this is the function of x and t, means this implies हम इस psi को कैसे लिखते हैं, this psi is written as equal to a exponential of minus I in terms of energy et minus px। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये जो टर्म है इसी टर्म को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पोजीशन वाले पार्ट, एक पोजीशन वाले पार्ट, और एक एनर्जी टाइम वाले पार्ट। सो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स, इस एक्सपोनेंशियल को दो पार्ट में कर रहा हूं, I exponential of I by h cross et, एक टर्म हो गया, multiplied by second exponential of this minus this becomes plus, so this is plus I by h cross p multiplied by x. So here this is equal to a exponential of minus plus I by h cross px, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, e to the power minus I by h plus et। तो क्यों कर रहा हूँ, ये जस्ट नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। दिस टर्म ये सिर्फ जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है, एंड दिस टर्म इज द टाइम डिपेंडेंट टर्म। So I can write this as equal to psi. Now I am starting using this time independent function as a psi. ये small है, exponential of I by h cross e multiplied। So this psi, the capital psi is equal to a small psi multiplied by exponential of minus I upon h cross e h. Now I will put this into this equation, and this will be ultimately converted into a time independent equation. So by substituting this in equation number 1, in equation first, equation 1 इसको put कर दो, so that will be del square del by x square, and this is psi के साथ तो मुझे ये लिखना है, so this is a small psi exponential of minus I by h cross et plus 2m by h cross square, and this e minus u, and again I will put the same here, psi exponential of I by h cross et is equal to 0. This is the second term. अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट मैथमेटिक्स क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप, can I cancel this?
मानसी? Hurry up. Can I cancel this? जितेंद्र कुमार? Reply either in comments box or use your headphone. Hurry up. Anyone? यहाँ तक मैथमेटिक्स क्लियर है ना? मैं सिंपल सा मैथमेटिक्स कर रहा हूँ जो प्लस माइनस तुमको करते चले जाना है। हाँ, सिर्फ मैंने क्या किया, इस साई को मैंने ईटी और पीएक्स का टर्म लिखा और इसमें ईटी रखा, पीएक्स रखा और रखने के बाद फिर इस फंक्शन को मैंने स्मॉल साई के टर्म लिखा, which is only this side is only now the function of x। ये सिर्फ जो है वो x का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। So this is sin and exponential of I by n। अब इसको मैंने पुट कर दिया, तो ये दोनों टर्म में राइट हैंड साइड जो है वो जीरो है, तो अब इसको मैंने कैंसिल कर दिया। So I will have now this implies del square psi by del x square plus 2m by h cross square e minus u psi is equal to 0। This is Schrodinger's time independent equation। Why this is time independent? Because here this psi is only the function of x। तो इसमें जो psi है वो सिर्फ x का फंक्शन है। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें अगर गौर से ना देखा जाए तो दोनों आइडेंटिकल लगता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये कैपिटल है, दिस इज, एंड इसमें ये दोनों जो है वो स्मॉल साई है। Here this psi is the function of position and time, and here this is only the function of position, there is no time factor, that's why this is known as Schrodinger time independent equation। Clear? Anurag Dubey, Anurag Sahu, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes sir। Response fast, give the response fast। Priyansh? Yes sir। हाँ, क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes sir। ओके, सो इतना अगर बाय द वे तुमको टाइम डिपेंडेंट डिराइव करने के लिए आता है तब तो तुमको वहां तक तो करना ही है। टाइम इंडिपेंडेंट भी आता है तो उस समय पर तुमको देखना है कि वो कितने नंबर का है। अगर तुमको लगता है कि जस्ट व्हाट इज दैट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन 2-3 नंबर का है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यूज 4 to 5 स्टेप्स एंड गिव द आंसर। लेकिन अगर यही 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, डिराइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको वहीं से स्टार्ट करना है, आपको वेव फंक्शन डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद उसको एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करना है, फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एक बार, उसके बाद फिर तुमको पोजीशन के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है और इस इक्वेशन को पहले लाना है। इस इक्वेशन को लाने के बाद फिर ये आगे स्टेप करके उसको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। हर्ष तिवारी, जल्दी बोला करो यार, हाँ, अदरवाइज थोड़ा सा क्लास में लेट होने लगता है, तुम लोग के रिस्पांस का इंतजार में। निशांत रॉय, इज ओके बेटा? Yes sir। ओके, हर्ष तिवारी, नेहा, ओके। सो नेक्स्ट विषय पे एक एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और उसका इस्तेमाल ही मैं सारे फिजिक्स वाली यूनिट में करूंगा, इसलिए इस एप्लीकेशन को ध्यान से करना है और मोस्टली मैथमेटिक्स है। सो लेट्स एंजॉय द मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन करना है, जैसे मैथमेटिक्स में तुमको पढ़ाया जाता है, सारा मैथमेटिक्स
पार्टिकुलर टॉपिक में कर देता हूँ, दैट इज so the particle in a box, particle in a box, a particle in a potential wave, ऐसा कुछ होगा जब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। particle in a box, एक rigid box है, this is a box, ये बॉक्स है जिसका साइज, इसका लेंथ जो है, मैं वन डायमेंशनल ले रहा हूँ, बॉक्स हालांकि रियल पिक्चर में थ्री डायमेंशनल होगा, सो द कैलकुलेशन थ्री डायमेंशनल है, लेकिन मैं वन डायमेंशनल पिक्चर लेके पहले सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं पर थ्री डायमेंशनल। सो हियर देयर इज सम पार्टिकल एंड दिस इज x equivalent to 0, this is x equivalent to x. This is a free particle. Free particle means it is moving, it's moving freely inside this box. ये यहाँ तक आएगा, ये इससे टकरा करके बाउंस हो जाएगा, यहाँ जाएगा, इससे टकरा करके बाउंस हो जाएगा, अल्टीमेटली उस इस पार्टिकल को इस बॉक्स में अंदर लेती रहेगा। दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं, क्योंकि ये रिजिड बॉक्स है, रिजिड साइड है, ये यहाँ जाकर के प्लास्टिक को कोलिजन से वापस आ जाएगा, मतलब इस वॉल के पास उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। क्वांटम फिजिक्स है, हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। यहाँ पर भी इसके एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हम नहीं कह पा रहे, ये कहीं पर भी हो सकता है। सो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो फ्री पार्टिकल्स हैं, टोटली इसकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो है, सो एट दिस आई विल राइट दिस पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज जीरो हियर। बट यहाँ क्योंकि इसमें पार्टिकल ठहर ही नहीं रहा है, इसलिए दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। ये दोनों दिस इज इनफाइनाइट। स्ट्रक्चर फिजिक्स में इसको और एक बार करेंगे फिर। तो ये जो पार्टिकल है इसका हम मास ले लेते हैं। द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m, इट्स फ्रीली मूविंग इनसाइड द बॉक्स। अब हम इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करेंगे, कितने पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं, इसकी एनर्जी कितनी होगी ये कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए मैं डायरेक्टली श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। सो फ्रॉम, अब क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट डिटरमिनिंग है, टाइम इंडिपेंडेंट है, सो आई विल यूज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger equation, and I will have this is del square psi by del x square plus 2m by h plus square t minus u psi is 0. And here in this case, for this free particle, u is 0 for this free particle in x is less than or equal to L and this is greater than or equal to 0, means यहाँ से यहाँ के बीच that at energy u is equal to 0। इसके बियॉन्ड जो है वो उसका पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए वो हार्ड बॉल की तरफ ये कर रहा है, बाउंस हो रहा है। सो दिस फॉर दिस फ्री पार्टिकल दिस u is 0, तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। This implies del square psi by del x square plus 2m e by h plus square psi is equal to। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, सभी को फर्स्ट कमेंट्स क्या करो जल्दी जल्दी। तो दिस del square psi by del x square plus 2m e upon h plus square psi, क्योंकि मैंने u की वैल्यू को 0 रख दिया, रीजन मैंने बता दिया है इसमें, यहाँ इसके अंदर किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फ्री पार्टिकल है। नेक्स्ट इज, इसको मैं बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, इतना बड़े पैरामीटर तो जिसको मैं थोड़ा सा k के टर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो लेट अस हैव दिस इज इक्वल टू del square psi by del x square plus k square psi is equal to 0, where k is equal to root of 2m e। तो बाद में यूज करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। So this k is equal to 2me, k square ये टर्म मैंने लिया और ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन याद करना है। अगर तुम लोग मैथमेटिक्स में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम पढ़ोगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वगैरह अजम्पशन किया जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज फॉर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इज साइन जस्ट द फंक्शन ऑफ x। वन डायमेंशन ले रहा हूं तो अगर थ्री डायमेंशनल केस लेंगे तो यहां पर मुझे x y z तीनों लेना पड़ेगा, बट दिस इज द फंक्शन ऑफ x हियर and this is del x square plus this k is this। और सॉरी मैंने एक टर्म यूज किया इसके ना,
दिस इज h क्रॉस स्क्वायर 2n upon h क्रॉस स्क्वायर k is equal to root of 2n upon h क्रॉस स्क्वायर। अब चलिए इसका सॉल्यूशन एज्यूम करें, यहां तक हो के आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मैथमेटिक्स करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम करते हैं। तो मैं बता रहा हूं, तो ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन, यही से मैं शुरू करता हूं। इक्वेशन नंबर 1, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is that psi is equal to, इसको साइन और cos के टर्म में लिख रहा हूं, this is a sin kx plus b cos kx। let us assume this is the solution। अब इसमें मुझे ये assumption है, let us assume this is the solution, psi is equal to a sin kx plus b cos kx। ये जब कभी भी ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो मैथमेटिक्स वाले इसको इस प्रकार के असम्पशन लेकर के आगे सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर फाइनल सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर ये a और b जो है ये कोएफिशिएंट्स हैं, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो हियर a and b are coefficients, are constants, coefficients, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें? तो इस प्रकार का जो मैथमेटिक्स होता है उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहा जाता है। ये कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स देखना पड़ेगा। इस वॉल के पास मैंने कहा था कि x = 0 पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, x = L पर भी पार्टिकल नहीं पाया जाता क्योंकि पार्टिकल जाकर के वहां से बाउंस हो जाता है। सो आई हैव बाउंड्री कंडीशन, so we have बाउंड्री कंडीशंस। किस तरह मैथ्स में किया हो क्या? मैथ्स में आया है क्या? मैथ्स में भी नहीं आया हो ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया अभी तक? ऐसा सॉल्यूशन कभी मैथमेटिक्स में? अदिति, ऐसा सॉल्यूशन कभी किया मैथ्स में? किए थे सर लास्ट सेमेस्टर किया हो ना? हाँ, then okay, then this will be helpful for me. So this is psi is equal to a sin kx b cos x। अब मैं यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहा हूँ। बाउंड्री कंडीशन इज x is equal to 0, psi is equal to 0। ये पहला बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ पर इस पार्टिकुलर पोजीशन में पार्टिकल नहीं पाया जाता, मतलब वहाँ पे psi की वैल्यू 0 होगा। दूसरा बाउंड्री कंडीशन है x is equal to L, psi is equal to 0। दिस इज द सेकंड बाउंड्री। दोनों बाउंड्री में बाउंड्री का जो कंडीशन दैट्स व्हाई दिस इज बाउंड्री कंडीशन। तो x = 0, psi = 0, x = L अगर दिस साइड। अब मैं पहले बाउंड्री कंडीशन को वैल्यू यहां पे रख रहा हूं, उसके बाद दूसरे बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू यहां पे रखूंगा और उसके बाद फिर सॉल्यूशन बात करता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन like that, this is at x is equal to 0, psi is equal to 0 in equation 2। मैं इक्वेशन 2 पे ये स्टेप वाइज ऐसा लिखना चाहिए तब तुमको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने एक स्टेप को मैं एकदम बिल्कुल फाइनलाइज करते हुए लिख रहा हूँ। हमारे आंसर जैसे एग्जामिनेशन में जो जैसे तुमको मेंशन करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तुमको मार्क्स मिल सके। तो बाय यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये पहले मैंने दोनों बाउंड्री कंडीशन डिफाइन किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x is equal to 0, psi is equal to 0 in equation number 2। इसमें मुझे पुट करना है। So this is equal to 0, the right hand left hand side is 0, it is equal to a multiplied by sin k multiplied by 0 plus b cos k multiplied by 0। So यहाँ पे क्या होगा? So this a sin this is equal to 0, right? ये तो 0 है ही है, but this cos this term is not 0, cos 0 is equal to 1। So since cos 0 is equal to 1, but this sin 0 is 0, तो ये तो already 0 हो गया, इधर 0 है। This implies this constant b, this will be 0। So एक ट्रायंगल इक्वेशन, ट्रायंगल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर एक जो कोफिशिएंट होगा, सेकंड कोफिशिएंट दैट b cos वाला जो टर्म होगा दैट बिकम्स 0, ये 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ?
Yes, sir. बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? ठीक स्पीड है? सबको समझ में आ रहा है? पूर्णिमा यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, चलिए तो अब आगे बढ़ूं? Should I proceed? यस सर। ओके ओके गुड। तो चलिए अब मैं इस b की वैल्यू को, अब ये वाले टर्म को मैं नजरअंदाज कर सकता हूं क्योंकि कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब मेरे पास सिर्फ एक बच जाता है, दैट इज psi इज इक्वल टू, so the remaining term so this is 3. So equation 2 now converts can be rewritten as, इसको फिर से लिख सकते हैं, this is rewritten as psi is equal to a sin kx। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो टर्म है that becomes 0। ये बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू आ गई। अब यहां पर मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज कर रहा हूं। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो बाय यूजिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन, इसलिए मैंने कहा था कि मैं आज सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूं आपको। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, व्हाट वाज दैट? h, that is h x is equal to l psi is equal to 0 into equation 4, into equation 4. So this is again 0, this is 0, a sin k multiplied by n। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ गया। So if this implies so a sin kl it is equal to 0, so sin kl this is equal to 0, and this implies kl it is equal to n pi, this is plus minus n pi। ये मैं यूज कर सकता हूं क्या? ट्रिग्नोमेट्री में तो लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो। ऐसा साइन सर sin k l is equal to 0 हमने लिखा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं where n is equal to 0 1 2 इस प्रकार से लिखा जाता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सॉल्व करते हैं। am I right? मेरा मैथ ठीक है ना? यस सर। Okay, so this k it is now equal to n pi by l। मैं प्लस माइनस टर्म को बार-बार मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज प्लस माइनस n pi। So this is k is equal to n pi by l। ये k की वैल्यू मेरे पास ये आ रहा है। अब इससे मैं एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि इस k को मैंने एनर्जी के टर्म पे लिखा था, यहां पे मैं पुट करूंगा, और पुट करने के बाद फिर मैं एनर्जी के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, तो यहां तक ठीक है। एक मैंने b की वैल्यू रख दिया 0, सेकंड मैंने यहां पर फिर यहां पुट किया, पुट करने के बाद फिर इसमें मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन रखा और मेरे पास एक k की वैल्यू कितना आ रहा है। तो चलिए मैं एनर्जी को निकाल ही देता हूं पहले। तो द टोटल एनर्जी obviously that is now the kinetic energy, क्योंकि potential energy is 0। तो since k is equal to root of 2m e by h class square, यहाँ पर मैं इसे साथ पुट कर दूं, ये हो जाएगा 2m e by h class under root that is equal to n pi by l। So this 2m e upon h class square is equal to n square pi by l square। अब यहाँ पर भी मैं इसलिए प्लस माइनस लिखने पर यहाँ छोड़ दिया क्योंकि ऐसे में स्क्वायर करने के बाद फिर हो तो प्लस हो या माइनस हो, दैट बिकम्स प्लस। तो दैट इज n स्क्वायर pi स्क्वायर। तो सॉल्व फॉर e के लिए बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ e का मान कितना होगा? सर h क्रॉस स्क्वायर n स्क्वायर
I square upon 2m L square. h का n को पहले लिखना चाहिए n स्क्वायर h क्लास स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। और इसको चूंकि n से ये हो रहा है इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन इसको en कह देते हैं, है ना, क्योंकि n की वैल्यू अलग अलग होते जाएगा। हाँ, तो ये एनर्जी के टर्म जो है वो अलग अलग होते जाएंगे, इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज E into L स्क्वायर h का स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m l स्क्वायर। अब इसके अंतर्गत मैं थोड़ा सा फिजिक्स में जा रहा हूं, यहां तक तो मैथमेटिक्स हो गया, आगे और मैथमेटिक्स बचा है क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मेरे पास नहीं आया। हाँ, मैं सिर्फ अभी एनर्जी वाले टर्म को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, फिजिक्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सो हियर दिस इज द एनर्जी टर्म, n की वैल्यू 1 2 3 अगर मैं रखते जाऊं तो डिफरेंट एनर्जीज ये आते जाएंगे। और इसको मैं थोड़ा सा वेव के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो आई शुड राइट, ये किसके पहले कर लेना चाहिए, ओके, डायरेक्ट मैं एनर्जी लिख सकता हूं। सो हियर n इक्वल टू 1 रखने पर एक एनर्जी वैल्यू आएगा, दिस इज दैट एनर्जी वैल्यू 1, दिस इज n इक्वल टू 1। यहां पर पहला हो जाएगा दैट इज h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर। सो हियर अगर ये पार्टिकल यहां हुआ तो उसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी हो जाएगा दैट इज h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर। यहां पर इस रीजन अगर n इक्वल टू 2 अगर कोई रखता हूं तो दिस इज नाउ n इक्वल टू 2 रखने पर ये हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स, तो दिस इज नाउ 4h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर। ये एनर्जी ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर कोई पढ़ाऊंगा तो दैट बिकम्स नाउ n is equal to 3 and so on, ऐसे आगे जाते जाएगा। दैट इज नाउ 9h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर, but that is 2m। So these are the energy, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हाइट बढ़ती जाएगी उस पार्टिकल का, उसकी टोटल एनर्जी जो है वो चेंज होते जाएगा। और ये चेंज जो है वो इस प्रकार से, ये तुम लोगों ने ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन के कांसेप्ट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जब स्पेक्ट्रम तुम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा केमिस्ट्री में तुमको याद दिलाओ, जहाँ पर लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड, इस प्रकार की चीजें तुम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? यस सर। केमिस्ट्री में तुमको पढ़ाया गया था, एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है। हाँ, वो इसी प्रकार के ये एनर्जी टर्म्स उसमें आते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कहा जाता है इसको। चलिए, सो ये हो गया एनर्जी टर्म। अब मैं इसको फिर से एक ए को सॉल्व करने, अभी मेरे पास ये कोएफिशिएंट की वैल्यू सॉल्व नहीं हुआ है, तो साई इज इक्वल टू, ये एनर्जी वाला टर्म आ गया, इसकी आई हैव दैट साई टर्म। So this psi is still a sin kx, यहाँ तक है, where k is equal to n pi plus minus n pi by l, यहाँ तक होगा। एक वैल्यू मैंने निकाल लिया है। एक वैल्यू निकालने के लिए फिर मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, एक टर्म मैंने मिस किया है, लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन बताना चाहिए था। So from नॉर्मलाइजेशन किसी भी फंक्शन को जब नॉर्मलाइज करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 0 टू l, दिस इज दैट इक्वेशन। अब इसका फिजिक्स देखें। जब मैं तुम्हें साइन स्क्वायर के बारे में बता रहा था तो ये साइन स्क्वायर जो था वो था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पर किसी पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ये हमने जब उसका डिस्कशन कर रहे थे साई और साई स्क्वायर के बारे में, जब फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहे थे तब मैंने कहा था व्हाट इज दैट साई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज साई स्क्वायर, दिस साई स्क्वायर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने बताया था, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साई स्क्वायर, this actually gives the total probability of existence of any particle at any place at any time। हम इसको टाइम इंडिपेंडेंट रखे हुए हैं, so at any place। तो ये टर्म यहाँ पर G से L के बीच में अगर तो मैं रख रहा हूँ, मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं तो है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, फ्रॉम 0 टू L, 0 से L तक इंटीग्रेट करता हूँ, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज नाउ 1। नाउ आई हैव डिसाइड, I have to differentiate this and I will get 1, अब मैथमेटिक्स तुमको करना पड़ेगा,
And finally, I will get the value of A. So let us put. So this is equation number 5. This is equation 6. So from equation 5 and 6, this is 0 to L psi square. So this is A square sin square kx dx. It is equal to 1. Now you have to start mathematics. चलिए मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा. ओके, तो तुरंत 2 मिनट के अंदर अटेंडेंस दो, और अटेंडेंस देने के साथ साथ मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ. अभी मेरे पास 10 मिनट टाइम है. यस, आई हैव अबाउट 10 मिनट्स, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो अटेंडेंस देते जाओ और उसको तुरंत सॉल्यूशन करो. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंट भी दे दो. अगर तुमको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो इसको sin टू थीटा या cos टू थीटा के टर्म में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे इजीली इंटीग्रेट हो जाए. और इंटीग्रेट होने के बाद फिर ये लिमिट रखना है और मुझे a की वैल्यू बतानी है. जस्ट गिव द वैल्यू ऑफ a. चलिए तुरंत शुरू हो जाइए. हमारी मैथ्स वाली मैम तारीफ कर रहे थे कि तुम लोग का मैथ्स बहुत अच्छा है. सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेक योर टेस्ट. तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट सॉल्व करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो, व्हाट्सएप में देख सकते हो, है ना. यहाँ तो स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होता है अपलोड करना, या कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए सॉल्यूशन करते जाइए जल्दी जल्दी, तो बता देंगे ए की वैल्यू मुझे चाहिए. Sir, A is equals to root over of 2 by L. root over 2 pi L. Yes, sir. उसको पाई कर रहे हैं. चेक करो पाई टर्म नहीं होना चाहिए.
Sir, 2 by L. अच्छा 2/L, yes, okay, then okay, no problem, very good. मुझे यार बताते जाइए, एक आंसर आया हुआ है, बाकी तो अगर आंसर पता चल गया तो कैलकुलेट लगा लेंगे।
गया? जागृत तुम्हारा कितना है? Sir, A is equals to root over of 2 by L. रूट ऑफ 2 बाई एल, ये लिखना आंसर आता है। तो आप लोग जिस आते जा रहे हो बताते जाओ, अदरवाइज फिर कल के लिए फिर इसको so psi is equal to, so here you have to put a, so psi is equal to root of 2 by L sin kx, where k is equal to n pi by 1. ये हमारा वेव फंक्शन psi है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग कल के क्लास में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कल मैं इस पार्टिकुलर यूनिट को समअप कर रहा हूँ, यूनिट खत्म हो जाएगा कल, है ना। तो जितना तुम लोग पेंडिंग रखे हो वो सारा पेंडिंग कंप्लीट करो। कितने लोगों का आया ये? तो नेक्स्ट क्लास का तुम्हारा टाइम हो रहा होगा। सर मेरा भी सेम है। आ गया तुम्हारा सेम? मेरा भी आ गया।